मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की के रेजिडेंस परमिट की टाइप्स कौन सी हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट में क्या फ़र्क है। साथ ही हम बात करेंगे कि ऐसे भाई जो रेजिडेंस परमिट ले चुके हैं वो दूसरी दफ़ा रेजिडेंस परमिट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की के रेजिडेंस परमिट की टाइप्स कौन सी हैं। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। बहुत शुक्रिया सर। हमारे बहुत से भाई जो ये जानना चाहते हैं कि टर्की में कितनी टाइप्स का रेजिडेंस परमिट है और उसके फ़ायदे क्या हैं और हम किस तरह से रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में आप ये सब जान सकेंगे। सबसे पहले तो ये है कि टर्की के तकरीबन 6 डिफरेंट टाइप्स के रेजिडेंस परमिट हैं। उसमें सबसे पहला आप देख सकते हैं कि टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट होता है। अगर आप विज़िट वीज़ा पे टर्की में आते हैं तो आप वहाँ आकर 1 साल का टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको सहूलत देता है कि आप 1 साल तक तुर्की में रह सकते हैं और जब चाहें अपने मुल्क में आ सकते हैं और जा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप टर्की में बिज़नेस रजिस्टर्ड करते हैं, यानी कि कंपनी बनाते हैं, तो आपको बिज़नेस रेजिडेंस परमिट मिलता है, जिसको बिज़नेस टीआरपी कहा जाता है। और ये दूसरा टाइप है। तीसरी टाइप है, अगर आप कोई घर ख़रीदते हैं या प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं टर्की में, उसकी वैल्यू जितनी भी हो, चाहे $20,000 हो चाहे $30,000 हो, अगर आप घर ख़रीदते हैं तो उस घर की बेस पर भी आपको रेजिडेंस मिलता है, जिसको प्रॉपर्टी रेजिडेंस कहा जाता है। ये तीसरी टाइप है। चौथी टाइप है कि अगर आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो एज ए रेफ्यूजी आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर आपको रेजिडेंस मिलता है, जिसको हम रेफ्यूजी या रेफ्यूजी रेजिडेंस परमिट कह लें या असाइलम सीकर रेजिडेंस परमिट कह सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसे बहुत से लोग जो स्टडी के लिए आते हैं, तालीम के लिए आते हैं, तो उनको जो रेजिडेंस परमिट मिलता है उसको स्टडी रेजिडेंस या स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट कहा जाता है। पांचवी टाइप है। छठी टाइप है हमारे पास के जो लोग इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनको जो रेजिडेंस परमिट मिलता है उसको मेडिकल रेजिडेंस परमिट कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो लोग पहले से टर्की में रह रहे हैं, वो अपनी फैमिली को बुलाते हैं, मसलन बीवी को, बच्चों को, तो उसको फैमिली रेजिडेंस परमिट भी कहा जाता है। तो ये जो फैमिली रेजिडेंस परमिट है, ये डिफरेंट टाइप है, छठी टाइप आ जाता है, जिसमें कोई भी बंदा अपनी वाइफ और बच्चों को स्पॉन्सर कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रेजिडेंस परमिट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट में फ़र्क क्या है, बिल्कुल सर। जैसे कलीमुल्लाह ने शुरू में बताया कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट होता है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट होता है 5 साल का। तो जी जब सर। आप पहले 1 साल स्टे करते हैं टर्की में, उसके बाद आपको 2 साल का रेजिडेंस मिलता है और उसके बाद आपको 3 साल का रेजिडेंस मिलता है। जी सर, तो बिल्कुल जब ठीक आप है। 3 रेजिडेंस परमिट ले लेते हैं तो उसके बाद आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट होता है 5 साल के लिए। अगर आप चाहें तो आप लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, ना चाहें तो साल साल के बाद आप रिन्यू करवाते जाएं और 5 साल के बाद आप शहरियत अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट। इसके अलावा भी रेजिडेंस परमिट की दो टाइप्स हैं, जैसे अर्जेंट रेजिडेंस परमिट है और नॉर्मल रेजिडेंस परमिट है। जब आप शुरू में अप्लाई करते हैं तो अर्जेंट सिर्फ 2 हफ्ते में आपको मिल जाता है और नॉर्मल कम से कम 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस होता है। तो इसलिए ये भी दो टाइप्स बन जाती हैं। अर्जेंट अगर जो लोग जल्दी लेना चाहते हैं तो उनके लिए वो थोड़ी सी फ़ीस है गवर्नमेंट की पे करते हैं, तो अर्जेंट रेजिडेंस परमिट ले लेते हैं और इसके साथ साथ नॉर्मल प्रोसेसिंग भी होती है। इसके अलावा अगर आप इस्तांबुल से बाहर दूसरे शहरों में अप्लाई करें तो इस्तांबुल में क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो मशवरा हम यही देते हैं कि आप दूसरे शहरों से अप्लाई करें, इज़मीर से कर लें, कोनिया से कर लें, बुरसा से, दैनीज़ली से, या फिर अस्की शहर से, या फिर दूसरे शहरों से जब आप अप्लाई करते हैं तो इस तरह आपको रेजिडेंस परमिट जल्दी मिल जाता है। जी सर, जी, माशाल्लाह आपने बहुत कीमती मालूमात दी। वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे वो पाकिस्तानी भाई जो पहले रेजिडेंस परमिट ले चुके हैं वो दूसरी दफ़ा किस तरह से रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया देखिए, सर। बहुत से पाकिस्तानी भाई जो ऑलरेडी रेजिडेंस परमिट ले चुके हैं, टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट, पहले तो ये था कि वो हर साल रिन्यू करवाते रहते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए उन्होंने कानून बनाया कि जब आप एक दफ़ा रेजिडेंस परमिट ले लेते हैं 1 साल का, तो आपको दूसरी दफ़ा वो रिन्यू नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप या तो कोई जॉब ढूंढकर वर्क परमिट लें और उस पर रेजिडेंस परमिट लें, ये ज़रूरी है।
या आप अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाएं, कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और उस बिज़नेस की बेस पर बिज़नेस रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर लें। ये दूसरी टाइप्स है। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ पर $20,000 $25,000 का घर ख़रीदें और उस घर की बेस पर आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर लें। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। तो 3 पाकिस्तानी भाइयों के लिए चांसेस हैं जो ज़्यादा फेवरेबल हैं कि आप प्रॉपर्टी बाय कर लें, घर ख़रीद लें या अपार्टमेंट ले लें 20,000 $25,000 का और उस पर आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप बिज़नेस कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें और उस कंपनी की बेस पर आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, आप जॉब ढूंढ लेते हैं तो आपको जो कंपनी स्पॉन्सर करती है उस बेस पर आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा। और बहुत से लोग जो हैं वो एज ए स्टूडेंट भी 6 माह या 6 माह से ज़्यादा के कोर्स में दाखिला लेकर स्टडी रेजिडेंस परमिट भी ले लेते हैं। लेकिन हम उसको डिपेंड करता है एज के हिसाब से। आप देखें, अगर आपकी एज 50 साल है तो वो ज़्यादा सूट नहीं करेगा आपको। बेटर है कि आप प्रॉपर्टी, बिज़नेस या जॉब का उसको रिन्यू करवा लें। लेकिन ऑप्शन है, अगर आप एज ए लैंग्वेज कोर्स भी दाखिला लेकर उसको भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रेजिडेंस परमिट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी, रेजिडेंस परमिट के लिए तकरीबन ये 8 से 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जी सर। जो चाहिए होते हैं। तो इसमें मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप के पास वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है आपको, जो तकरीबन 6 माह मिनिमम वैलिडिटी जो है उसकी 6 माह की होनी चाहिए। उसके बाद 4 तस्वीरें चाहिए होती हैं और वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसके अलावा वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए 1 साल की, आप किसी भी टर्किश कंपनी से ले सकते हैं। उसके साथ साथ एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रूफ आपको चाहिए कि आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। मिनिमम $500 पर मंथ के हिसाब से तकरीबन 5 से 6,000 डॉलर बनता है, जो 1 साल के लिए इसका एविडेंस चाहिए। उसके साथ साथ ये है कि अगर आपके पासपोर्ट लैटिन अल्फ़ाबेट में नहीं लिखा हुआ या इंग्लिश या लैटिन में नहीं लिखा हुआ तो उस पासपोर्ट की ट्रांसलेशन भी करवाना पड़ती है। और इसके साथ साथ अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको जो अपने साथ पासपोर्ट के साथ आईडी कार्ड भी लगाना पड़ेगा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी लगाना पड़ता है। ये भी मस्ट है। और इसके साथ साथ अगर आप ख़ुद अप्लाई नहीं करते और लॉयर हायर करते हैं तो लॉयर के लिए पावर ऑफ अटार्नी भी आपको देना पड़ेगी। ये उसके भी डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके साथ रेंटल एग्रीमेंट होता है कि जिस घर में आपने रहना है 1 साल का रेंटल एग्रीमेंट, वो मालिक के आईडी की कॉपी और टापू जो होता है यानी वो जो रजिस्ट्री है घर की, वो साथ सारे डॉक्यूमेंट लगाना होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगाकर, मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट करूँगा कि पासपोर्ट है, पिक्चर्स हैं, उसके साथ साथ वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस है, रेंटल एग्रीमेंट आ जाता है, पावर ऑफ अटार्नी है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाता है। पासपोर्ट अगर आपका लैटिन हरूफ में नहीं है तो उसका ट्रांसलेशन आ जाता है। एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ये आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपके पास हों तो आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं टर्की का रेजिडेंस। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया हमारे भाइयों को। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई प्रॉपर्टी पर रेजिडेंस परमिट अप्लाई करता है जी जी। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत से कंसल्टेंट आपको नहीं बताते हैं, हालांकि ये नाइंसाफ़ी करते हैं। ऐसे बहुत से लोग जिनके पास $2.5 लाख नहीं है तो क्या उनको पासपोर्ट लेने की कोई हक नहीं है। बहुत से लोग जिनके पास कम फाइनेंस होता है तो वो $20,000 $25,000 $30,000 का आप घर ख़रीदें। टर्की का कानून है कि आपके पास रेजिडेंस नहीं भी है, अगर आपके पास वीज़ा भी नहीं है तो आप घर बैठे अपने पावर ऑफ अटार्नी के ज़रिए, आप अपने लॉयर के ज़रिए घर ख़रीद सकते हैं और उसी घर पर आप रेजिडेंस अप्लाई करके टर्किश एम्बेसी से अपना रेजिडेंस कार्ड लेकर टर्की आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग जिनको टर्किश वीज़ा नहीं मिलता, वो अपने लॉयर के ज़रिए प्रॉपर्टी ख़रीद कर वहीं से रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करेंगे, पावर ऑफ अटार्नी अपने लॉयर को देंगे और वो लॉयर उनका रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करके वो रेजिडेंस कार्ड लेकर भेज देगा आपको और आप अपने रेजिडेंस कार्ड पर टर्की में आ सकते हैं। टर्की का कानून है कि आपके पास एक कमरा यानी एक घर रहने के लिए होना चाहिए, चाहे वो एक कमरे का हो, एक अपार्टमेंट हो सकता है एक कमरे का, एक छोटा घर हो सकता है एक कमरे का। अगर आप ख़रीदते हैं और आप घर के मालिक हैं तो आपको उस घर के डॉक्यूमेंट्स पर रेजिडेंस परमिट मिलेगा। इसको प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट कहा जाता है और ये 1 साल के लिए होता है और हर साल रिन्यू होता जाता है। तो 5 साल के बाद आप शहरी बन जाते हैं तुर्की के, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा और आप दुनिया के 115 ममालिक में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत से लोग ये आपको नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते कि इससे बहुत से लोगों की दुकानें नहीं चलती। तो मेरे भाई, अगर आपके पास $20,000 $25,000 है
मुझे पता है बहुत से लोगों के पास इतने पैसे होते हैं, वो कनाडा के वीज़े के लिए $35,000 देने को तैयार होते हैं विज़िट वीज़ा के लिए। शेंजन वीज़े के लिए वो 12-15 हज़ार डॉलर दे देते हैं। तो क्या टर्की के रेजिडेंस के लिए, जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और जिसकी वैल्यू आने वाले वक्त में बढ़नी है, आप उसके लिए 25,000-20,000 डॉलर में घर ख़रीदें, तुर्की के शहरी बने और आराम सुकून से पूरी दुनिया में आप आधी से ज़्यादा दुनिया में वीज़ा फ्री ट्रैवल करें। तो ये एक बहुत अच्छी सहूलत है और ये बिल्कुल जेन्युइन और टू द पॉइंट बात है जो हम आपको बता रहे हैं, और दूसरे किसी में शायद इतना दम नहीं है और या फिर उसको पता नहीं है। तो अगर आप इसको मज़ीद वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके लिखें टर्किश प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट इन टर्की, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट और टू द पॉइंट। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो, टर्की में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, टर्की में टर्किश प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेना चाहते हो, तो हमारे पास लॉयर मौजूद हैं, प्रॉपर्टी डीलर मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला। और जो लोग कहते हैं $20,000 में घर नहीं मिल सकता, उनको मैं ये जवाब दूंगा कि इस्तांबुल के अलावा भी टर्की है। इस्तांबुल टर्की का एक छोटा सा शहर है, जबकि 250 और शहर भी हैं तुर्की के अंदर, जहाँ पर तुर्की की गवर्नमेंट है। और जो इतना बड़ा टर्की है, आप वहाँ पर पूरे टर्की में कहीं पर भी प्रॉपर्टी ख़रीद लें और एक घर एक कमरे वाला आप मकान ख़रीद लें, वो आपके नाम हो, चाहे वो $5,000 का हो, तो आपको रेजिडेंस ज़रूर मिलेगी। ये तुर्की का कानून है और कोई भी ये बात नहीं कह सकता। कानून को तो सारी दुनिया फॉलो करती है, जैसे पाकिस्तान के कानून को हम फॉलो करते हैं और जिस मुल्क में रह रहे होते हैं उस कानून को भी फॉलो किया जाता है। तो टर्की का कानून है, उसमें कोई मिनिमम लिमिट सेट नहीं की कि मिनिमम 1,000, 2,000, 5,000। लेकिन ये बात है कि इस्तांबुल के अलावा दूसरे शहरों में प्रॉपर्टी सस्ती है, आप लोग किसी भी शहर में घर ख़रीद सकते हैं और उसी बेस पर आप रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर आप हमारे से सर्विसेज लेंगे तो हमारे पास पूरी टीम मौजूद है, हम आपको रियल, रिलायबल और जेन्युइन कमिटेड सर्विसेज इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कामयाब हों, इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छी तरह से गाइड किया हमारे भाइयों को। जी जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्क परमिट और टीआरपी में क्या फ़र्क है? देखिए, रेजिडेंस परमिट और जो वर्क परमिट है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी सर। रेजिडेंस परमिट आपको हुकूक देता है कि आप तुर्की में रह रहे हैं और रह सकते हैं। वर्क परमिट आपको हुकूक देता है कि आप काम करने की इजाज़त है आपको। जी सर। अब जब आप टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट पे होते हैं तो आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती। जी तो सर। अभी तो ये है कि कानून इतना इम्प्लीमेंटेड नहीं है टर्की के अंदर। लोग जिनके पास टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट है वो काम भी कर रहे हैं, उन्होंने दुकानें भी बनाई हुई हैं, सारा सिस्टम है। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो असल में वो कानून की वायलेशन है। जी सर, तो बिल्कुल सही है। रेजिडेंस परमिट जो होता है वो सेपरेट है, वो रहने की इजाज़त है, जबकि वर्क परमिट काम करने की इजाज़त है। जी जब आप सर। रेजिडेंस परमिट ले लेते हैं तो उसके बाद आपको वर्क परमिट अप्लाई करना होता है, काम करने की इजाज़त भी लेना होती है। जी तो सर। बहुत से लोग जिन्होंने बिजनेस पे लिया हुआ है वो फिर आगे अपना वर्क परमिट भी अप्लाई करते हैं और उनको वर्क परमिट भी इशू होता है। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो बिजनेसमैन और जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए वर्क परमिट बहुत ज़रूरी होता है। जी सर, बिल्कुल सही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या तुर्की में कंपनी बनाकर रेजिडेंस परमिट लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर आप कंपनी के मालिक हैं, अगर आपने लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाई है तो उस बेस पर, क्योंकि आप ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा। जी ठीक है, सर। तो ये टर्की का कानून है कि अगर आपका बिजनेस है और आप बिजनेस ऑनर हैं तो आपको रेजिडेंस मिलेगी। लेकिन टर्की का एक दूसरा कानून भी है कि अगर आपने वर्क परमिट लेना है जी तो सर। फिर आपकी कंपनी की जो वैल्यू है कम से कम $16,000 उसका इनिशियल कैपिटल होना चाहिए, जी सर। जो टर्किश लीरा में तकरीबन 1 लाख बनता है। तो बिल्कुल सही। $16,000 के करीब ये इनिशियल उसका कैपिटल होना चाहिए और 5 वर्कर आपने अपने रखे हों तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन जी मैंने सर। जैसे बताया कि रेजिडेंस परमिट के लिए ये शर्त नहीं है, ये शर्त वर्क परमिट के लिए है। अगर आप वर्क परमिट भी लेना चाहते हैं तो आप उतना कैपिटल इकट्ठा कर लें। $16,000 कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, वर्कर भी रख लें। लेकिन अगर आप छोटी मोटी कंपनी बनाते हैं और आप टर्किश एक वर्कर रखकर अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं तो कंपनी की बेस पर आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। जी ये सर। दोनों अलग चीज़ें हैं, रेजिडेंस परमिट सेपरेट है, वर्क परमिट सेपरेट है। तो वो जो रिक्वायरमेंट है 5 वर्कर वाली वो वर्क परमिट पे इम्प्लीमेंट होती है,
रेजिडेंस पे नहीं इम्प्लीमेंट होती। बिल्कुल सही तो है सर। रेजिडेंस परमिट लेने के लिए आपका सिर्फ कंपनी का मालिक होना ही ज़रूरी है, डायरेक्टर है कंपनी के, तो आपको रेजिडेंस का परमिट मिल जाएगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह आपने अच्छी तरह से गाइड कर दिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।